नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के साथ फिर एक नए वीडियो के शुरुआत। और मैं आज आप सबके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहा हूं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कक्षा 5 में सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? आमतौर पर क्या करता है, अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकते हैं? पहला है माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें या फिर उन्हें वैकल्पिक या आसान गृह कार्य। देखिए, जब भी ईवीएस कंटेंट में हमने पढ़ाया है कि सहयोग से नहीं बनाना, माता पिता के सहयोग से मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। उन्हें वैकल्पिक या फिर आसान प्रश्न देकर के भी मुद्दे को नहीं हल किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि उनकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजन करने के लिए उससे बात करेंगे। हाँ, तो ये ऑप्शन आपको बेहतर लगेगा और बेहतर है कि उसे कठिनाई का हम पता करेंगे कि कहाँ पर उसे दिक्कत हो रही है, उसके अनुसार कक्षा कार्य का समायोजित करने के लिए हम उससे बात करेंगे। ऑप्शन 4 कह रहा है किसी दूसरे बच्चे को उस कक्षा कार्य का पूरा करने में मदद करना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? तो ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत कौन सा नहीं है? समानता के प्रति सरोकार या अवधारणा मानचित्रण या सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार। तो इसमें देखेंगे कौन नहीं है की बात है, तो समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए। अवधारणा का मानचित्रण नहीं, किसी भी एक, जैसे अवधारणा का मानचित्रण कहने का मतलब कि जो भी गढ़ी बातें हैं, मनगढ़ंत जो कहानी बातें बनाई गई हैं, उसी अवधारणा के ऊपर हम नहीं रहेंगे, है ना। ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो कि अवधारणा को अपने मन में नहीं रखना है। सहयोग की भावना है, कर्षक न्याय के प्रति सरोकार, ये सभी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका विद्यालय X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर, आपका घर X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। तो मान के चलिए मेरा घर X पर है और Y पर पता नहीं Y किधर है, किस दिशा में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यद्यपि आपका विद्यालय के ठीक सामने है ना, लेकिन जो है आपका जो घर है विद्यालय के ठीक सामने, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाएंगे। तो इधर से हम चलते हैं दक्षिण में 125 मीटर दूर, तो 125 मीटर दूर इधर आ गए, 125 मीटर। तो उसके बाद कहता है कि फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा जाते हैं, फिर इधर कितना जाते हैं? 100 मीटर लंबा जाते हैं, सुरंग पार करते हैं और अंत में ठीक आप उत्तर दिशा में 125 मीटर दूरी पर जाते हैं। वहाँ पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर Y का डायरेक्शन हो गया, विद्यालय के सापेक्ष X आपका घर स्थित है। तो विद्यालय के सापेक्ष में यदि देखेंगे, जैसे देखेंगे एक बात याद करेंगे, जिसके सापेक्ष, मान लो कि यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, तो Y के सापेक्ष पूछ रहा है, Y पर विद्यालय है तो Y के सापेक्ष पर हम क्या कर लें, ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरा घर किधर पड़ जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर। तो ठीक कितना? तो यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100 मीटर ठीक पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों का विचार करें। पौधे के द्वारा क्या किए जाते हैं, उनके कार्यों पर विचार करने हैं। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, है ना। सॉरी, ऑप्शन पूरा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये ऑप्शन आपको पूरा नहीं है, इसमें भी नहीं है। जैसे देखेंगे ये भी आपको 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्यालय में जो मिड डे मील के समय जो कौन सी सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के समय में कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यह शिक्षण अधिगम है, तो बहुत मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। जैसे मिड डे मील के बारे में विचार देना है, यह क्या करता है कि शिक्षण अधिगम के जो बहुमूल्य समय है उनको बर्बाद करता है? नहीं, शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। देखिए, सबसे प्रासंगिक इसमें माना जाए तो ईवीएस शिक्षण के लिए अधिगम का एक ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है, यानी कि इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ईवीएस टीचिंग लर्निंग।
या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा कि यहाँ ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है। तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों को द्वारा अर्जित किए जाएं वो वैकल्पिक ढांचे कहलाते हैं। तो इसमें बात की जा रही है कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाए वैकल्पिक ढांचे कहलाते हैं, नहीं, अल्टरनेट तरीके से ये फ्रेमवर्क से, जैसे कि बात करें तो विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यक्रम पुस्तक स्पष्टीकरण, ये भी नहीं, विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। जैसे ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर सी होगा कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वैकल्पिक ढांचे वैसे ढांचे जो कि हमारे जो विचार हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनसे औपचारिक रूप से क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टीकरण यानी स्वीकृत और अस्पष्टीकरण से अलग होना चाहिए, तब वैकल्पिक ढांचे का अर्थ इसका मतलब ये होता है, यानी कि अपनी विचार धारणाओं से बिल्कुल अलग। वर्तमान वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, ताजमहल के पीले होने का कौन सा कारक जिम्मेवार है। तो ताजमहल के पीले होने का कारक जिम्मेवार है क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा इसमें आपको लग रहे हैं? इसमें आपको आंसर हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। समुदाय जो हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं, यह अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है, क्यों? तो क्योंकि समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, बिना आलोचना के हम समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को आलोचना के स्वीकार नहीं कर सकते। यह सस्ता और सुलभ होता है, ये भी आपको अच्छा ऑप्शन नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति से सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 मेरे यहाँ पर होगा। जैसे कि समुदाय से हमें शिक्षण अधिगम का संसाधन इसलिए मानते हैं कि हम लोग जब पर्यावरण के 6 थीम पढ़ते हैं तो आसपास पड़ोसों से सीखते हैं, यानी कि जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज का असर पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज जो है हमें वास्तविक परिस्थिति को सीखने का अवसर देती है। समाज में ही हम एक रियलिटी को जान पाते हैं कि हमारा वास्तविक परिस्थिति क्या है। आगे देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इससे उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है, या सपेरों के लिए बच्चों को इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखेंगे, या कि सपेरों को सांप नुकसान नहीं पहुंचाए, उन्हें अपने आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। सही बात है। इसमें बच्चों को जो हमारे पढ़ते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में जोड़ी गई है कि सपेरों का एक अध्याय है जिसमें कालबेलिया क्या है, सपेरों की प्रजाति है। तो उनका कहना का अर्थ है कि जब यह जागरूकता करना है कि सपेरों जो है सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प के, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए वह ट्रेन 19:45 बजे चली। 19:45 बजे चली है और सूरत से नागरकोइल के बीच के मार्ग 2120 किलोमीटर है। 19:45 में चली है, तो आप अगर देखेंगे 29 नवंबर को चली है और 1 दिसंबर को पहुंच गई है। तो नवंबर आप देखेंगे यहाँ से, नवंबर कितने दिन का? 30 दिन का। तो एक दिन जो है आपको, ये 29 को चली है तो 24 घंटा, यानी कि 23:60 में से आप इसको घटा लें। 23:60 में से जब घटाएंगे तो 15 मिनट इधर और इधर आपको हो जाएगा 9×4=13, यानी कि 4 घंटा 15 मिनट के बाद आपको अगले दिन में इंटर करेंगे, यानी कि 30 तारीख को। 30 तारीख को पूरा का पूरा चला है, यानी कि 24 घंटा। 24×4=28, 28 घंटा 15 मिनट इधर हो गया। बाद बाकी उधर कितना चला? तो 11:45 बजे नागरकोइल पहुंचता है। 11:45 जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 10 4 5 6 0 0 हो जाएगा इधर। 8 9 1 10 2 1 3 4 40 घंटा, यानी कि कुल जो समय मेरा निकला 40 घंटा। यहाँ पर दूरी दी गई है
2120, तो 2100 जो 20 है, सॉरी, यानी कि जो यहाँ पर दूरी दी गई है 2120, इसको हम 40 से डिवाइड करते हैं। 4 छक 24, सॉरी 4 पचे 20, 1 चरती 12, 53, तो इसमें 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आंसर आएगा। समझ में आई बात? क्या कि सबसे पहले 1945 जो है उसको 24 में से घटा लेंगे, तो यानी कि इधर जो चला 29 तारीख वो निकल जाएगा, 30 तारीख को पूरा का पूरा 24 घंटा चला, वो ऐड कर लेंगे 24 घंटा, और एक तारीख को 11:45 बजे तक चला, फिर उसमें 11:45 भी ऐड कर लेंगे, तो टोटल टाइमिंग मेरा आ जाएगा 40 घंटा। इस प्रकार से हम दूरी में हम समय से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा चाल निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं नेपेंथिस। नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, विषय में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। यह एक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विचार करना है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों के खींचने के लिए एक मोहक आवाज निकालता है, जिससे फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। नहीं, ऑप्शन ए, बी और इसमें देखेंगे यह केवल छोटे मोटे कीड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा गौर करेंगे, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इनका आकार घड़े जैसा, तो यह भी सही है। लेकिन छोटे मोटे नहीं, बल्कि यह चूहे तक का भी खा जाता है। हमने पढ़ाया था आपको कि ईवीएस कंटेंट में, शायद आपको याद हो कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो खाते हैं, बाद बाकी इन चूहे को भी खा जाते हैं। तो छोटे कीड़े मकोड़े में चूहे नहीं आते। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको यहाँ पर आंसर, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है। हमने बहुत बार जिक्र करा है आप सभी से कि तमिलनाडु के, सॉरी यहाँ देखेंगे मैप के माध्यम से, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे केरला है, क्या है यहाँ पर, केरल है। केरल के बाद तमिलनाडु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की जब बात है तो तमिलनाडु से लगे कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, केरल है, और इधर कौन सा, कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, इस प्रकार से आप याद रखें मैप के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। सब उपकरण यानी कि आपको उप थीम की बात की जा रही है, तो हम याद करेंगे कि थीम हमें याद करवाए थे, ईवीएस कंटेंट में हमने जिक्र किया है कि 6 थीम होते हैं। तो 6 थीमों में देख लेंगे कौन कौन मेरे 6 थीम है, बाद बाकी एक उप थीम होगा जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। हमने बताया था परिवार और मित्र भी थीम के अंतर्गत आते हैं, भोजन भी थीम के अंतर्गत आते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाती ये भी थीम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जानवर थीम के अंतर्गत नहीं, जानवर उप थीम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सिखाने पर बल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है एक समूह में सिखाने के। कक्षा के अनुशासनशीलता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सिखाना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावी युक्ति है। ऐसा नहीं है बच्चे कि एक अनुशासनहीनता को रोकने के लिए एक साथ में हम चित्रकला व एक समय समूह में करके बल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, समूह में सिखाना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल यह बात सही है कि जब समूह में बच्चे सीखते हैं तो अपने जो सहपाठी हैं, सहभागी हैं, उन सभी से क्या करते हैं, प्रोत्साहित होती है। सी कहता है कि समूह में सीखना कक्षा के सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बिल्कुल सही। समूह में जब सीखते हैं तो हमें अंतःक्रिया डेवलप होती है, सामाजिक जो अंतःक्रिया वो डेवलप होती है। तो यहाँ से बी और सी तो सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम को समय पूरा करने में सहायता करता नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बी और सी आपको हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि एक कक्षा में 5 की शिक्षिकाएं क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डाले और कहती है कि चींटियों आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इसके क्रियाकलाप का अर्थ समझने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करता है।
यह बच्चों को अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। यह बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा, उन पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बिल्कुल सही। क्या करती है? ऑप्शन नंबर 3 आपको सही। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, यह क्रियाकलाप किस तरह से बच्चे करते हैं उसका अवलोकन करेंगे, देखरेख करना। अवलोकन मतलब देखना। अनुभव उनसे मिलेगा, बच्चों को अनुभव साझा होगी, और उन पर क्या करेंगे? चर्चा करने पर प्रेरित होंगे। आखिर चिट्ठियाँ क्यों आएंगी? इस तरह से जो अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे उनके प्रश्नों दिमाग में, उनसे क्या होगी? उनकी साझा होगी, अनुभव का एक दूसरे को साझा करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, या दिन में केवल 2 घंटे से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम अधिकतर पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं ना, ये अब हमने पढ़ा है कि 100 पत्तियां खाती हैं। हाथी बहुत आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। इसमें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इसमें शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। और हाथी के झुंड में बुजुर्ग हथनी भी सभी को फैसला लेती है, ये भी आपको सही है। यानी कि इसमें आपको ऑप्शन कौन जाएंगे? सी, डी और ए। सी, डी और ए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनिए। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर ठंडक मिलती है। अधिकांशतः हाथी दिन में 10 घंटे आराम करते हैं, ये गलत है। कह रहा है कि 3 महीने के हाथी बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, सही है। अधिकांशतः बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 के जो पत्तियां झाड़ी खा लेते हैं, ये भी सही है। यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। रेगिस्तानी ओक यह विशेष प्रकार के पेड़ जिसमें जड़ें टहनियाँ से लटकी हैं, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में सही नहीं है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है तथा पानी तक पहुँचती है, बिल्कुल सही। इस पेड़ के तने पानी का जमा होना रहता है, स्थानीय लोग इस पतले पाइप डालकर पीते हैं, ये भी सही आपको है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए, सी और डी। ऑप्शन ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ए, सी और डी तीनों हैं। ठीक है। अब अन्य आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।